Hello students, welcome in the 6th lecture series of electrostatics for physics of class 12th. In previous lectures up to lecture number 5 we have studied about electric field intensity, what electric field is, and in today's lecture we will discuss how to evaluate formulas for electric field related to different objects. For finding this electric field we generally use two theorems or concept. First is usually the Coulomb's law and second is a new theorem called Gauss theorem or Gauss law. So let us first discuss about Gauss theorem or Gauss law. The statement of this here includes this special symbol. This special symbol is called electric flux phi. So electric flux is number of field lines passing through an area. So we have discussed electric field lines are these. Now there are 1, 2, 3 and 4, 5 electric field lines, but through this area only 3 electric field lines are passing, so electric flux will involve only these 3 lines, it will not involve these 2 lines. So electric flux is number of field lines passing through a closed area or surface. Now one more thing is important, this special symbol or say this, so this is integration over closed surface. To denote this closed surface we make a circle over there. This is again double integration over closed surface. Is this double integration will come in your syllabus in higher classes, university classes, but we will discuss this in your class 12th. Okay, so electric field flux phi is equal to integration E dot ds is equal to summation of q in upon epsilon naught. Let us see, this is a region bounded by some boundary. This is closed surface, it has charges. This is charge q1, q2, q3, q4, q5 is there, q6 is there. Now from this statement we can say electric field यहाँ पे किन चार्जेस का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी चार्जेस का, q1, q2, q3, q4, q5 और q6 भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में अपना टेक पार्ट कर रहे हैं। एरिया किसका लेना है, एरिया इस बाउंड्री का आएगा, क्लोज सरफेस का। ये क्यू इन कौन सा चार्ज है, ये क्यू इन है केवल q1, q2, q3 एंड q4 आएगा, बाउंडेड बाय द एरिया। q5 और q6 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो क्यू इन आएगा, ये क्यू इन है q1 प्लस q2 प्लस q3 plus q4 because only 4 charges are present in there. अब अगर ये चार्ज मान लीजिए प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का होता और ये प्लस का होता, तो आप क्या करते, q1 प्लस q2 प्लस ऑफ ये माइनस q3 कर दें। इट मीन्स यहाँ पर जो समेशन आ रहा है, ये समेशन मीन्स एडिशन, ये इनके साइंस के साथ एडिशन होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए आप प्लस लें, नेगेटिव चार्ज के लिए आप माइनस लें उसका। और ये एप्सिलॉन नॉट, ये तो अभी ये बताया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगा। तो इस लॉ के को यूज़ में लेते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें, जैसे ये एक लाइन चार्ज दी हुई है। लाइन चार्ज मीन्स क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लाइन। तो जैसे ये लाइन है और इस पर चार्जेस हैं, इससे कोई पॉइंट P है जो R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है आपको ये फाइंड करना है। तो क्या करना चाहिए आपको,
इसके लिए हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लें, यही लाइन चार्ज ले लिया, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। तो एक बाउंड्री बनाएं जिसको बोलते हैं गॉसियन बाउंड्री या गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से निकलनी चाहिए। तो गॉसियन सरफेस हम ये इस तरह की लेते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुई जो इस पॉइंट से निकल रही है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो इस सिलेंडर की विड्थ इतनी ही बनाते। अब ये सिलेंड्रिकल क्यों हो, इस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। तो ये एक लाइन चार्ज है और लाइन चार्ज जैसे आपके पेन की रिफिल है, तो इसको कंप्लीट क्लोज करने के लिए बेस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर क्या है? बेस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर है सिलेंडर। जनरली आपके पेन में भी ये रिफिल होती है और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल कवर होता है। अगर कोई और शेप, ये कोई और शेप भी ले लेते हैं, तो जैसे इसको बाउंडेड करने के लिए ये शेप भी अच्छी है, लेकिन इसका एरिया फाइंड करना है बाद में आपको। तो एरिया इस सिलेंडर का आप क्लास 12th में जनरल मैथमेटिक्स लगाकर ज्योमेट्री से इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। इन शेप्स का, आर्बिट्रेरी शेप्स का एरिया आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो गॉसियन बाउंड्री है ये हम किसी भी शेप के ले सकते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से इसका एरिया निकालना हमें आना चाहिए। तो हम वापस आते हैं। So let us take this diagram here, and we have written the general equation of Gauss theorem here. So let us discuss over this part. Here electric field E, electric field is this. These are electric field lines. Because electric field lines go away from positive charge, extend away in all directions. We are measuring in this direction through this point P. So electric field lines यहाँ आ गई। अब ये पार्ट चाहिए हमको एरिया। तो इस सिलेंडर के एरिया को हम 3 पार्ट्स में ले लेते हैं। ये 3 पार्ट है, जैसे ये एक एरिया ले लिया, एरिया अंडर कंसिडरेशन, ये हो गया आपका DS1। ये एरिया हो गया आपका DS2, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये एरिया हो गया DS3, ऊपर वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इस पार्ट को आप देखेंगे तो ये DS, तो ये वाला इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हुआ? E डॉट DS1 प्लस E डॉट DS2 प्लस E डॉट DS3। अब नाउ ये वेक्टर है, वेक्टर में ये क्या दिख रहा है आपको? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 2 चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट होगा। E डॉट DS का मतलब E DS cos of theta. Here theta is angle between electric field vector and area vector. Remember, area vector is always perpendicular to the surface. एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस से ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे ये DS2 है, तो DS2 का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी सरफेस से परपेंडिकुलर। ये एरिया DS3 है, तो ये इससे इसकी डायरेक्शन होगी DS3 वेक्टर की, और ये DS1 है तो ये डायरेक्शन होगी DS1 वेक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये E। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? राइट साइड जा रहा है E एक्स एक्सिस में। इनके बीच का ये एंगल यहाँ कितना है? थीटा 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये एंगल कितना है? E और इसके बीच का 0 डिग्री। तो DS1 के बीच में एरिया क्या आ रहा है? ये आ गया आपका E डॉट DS1 इंटू कॉस 0 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना आएगा? E DS2 एंगल कितना है? ये कॉस 90 डिग्री। और इसमें भी क्या है? ये आपका E DS3 कॉस 90 डिग्री। अब आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 इज इक्वल टू होता है 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। सो इसकी वैल्यू आएगी 0
0 into any number, anything makes it overall 0. So इस सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 0, इस थर्ड पार्ट की वैल्यू भी क्या आएगी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी EDS1। तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर आपने देखा इसके 3 पार्ट कर लिए, केवल पार्ट 1 वाला ही काउंटेबल रिजल्ट दे रहा है, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो बचा क्या, हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को हम अब लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस किया इंटीग्रेशन ई, क्या बचा केवल DS1 DS2 और DS3 तो क्या हो गए 0 हो गए, इक्वल टू यहाँ चार्ज आ जाएगा समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात इसको सॉल्व करें तो ये DS1 क्या है, ये है पूरा आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। यहाँ एच क्या है, सिलेंडर की हाइट, इसको h कहो या l कहो, लेंथ कह दें, तो इस h को आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया आपका e। इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिल गया आपको, और ये किसके इक्वल हो गया, ये q इन क्या है यहाँ पर टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आपने लेट इसको बोल दिया q अपॉन क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू इस क्वांटिटी को इधर भेज दो, इस क्वांटिटी को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। नाउ थिंक ओवर दिस टर्म L एंड Q, ये हुआ आपका चार्ज डिवाइड बाय लेंथ, और ये चार्ज डिवाइड बाय लेंथ होती है लैम्डा, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लैम्डा। सो आप इसको लिख सकते हो E इज इक्वल टू Q अपॉन L को लिखा लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स की बात करें तो हमारे पास एक टर्म होती है और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट K, उसको आप कई बार काम में ले चुके हैं, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास यहाँ पर 2 है, पाई है, एप्सिलॉन है, आप क्या करें इसमें कि ये इस 4 पाई की टर्म्स में बदल जाए, तो इसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, इसके लिए हम देखिए कैसे मैथमेटिकल एक्सरसाइज करें। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट तो आपके पास है ही सही, आपको कन्वर्ट करना है इस 2 पाई को 4 पाई में, तो हम कर दें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये किस में बदल जाएगा, ये हुआ 2 लैम्डा अपॉन 2 और ये मिलके वो बना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। अब ये बना आपका, इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे आप डायरेक्ट लिख दें K, तो ये फॉर्मूला बन गया 2K लैम्डा अपॉन आर, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड टू लाइन चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक लाइन चार्ज है, और ये पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रहा है आपका 2K लैम्डा अपॉन R। इस रिजल्ट को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये है इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट का मतलब इसका
अपर पॉइंट और डाउन पॉइंट बहुत लंबी डिस्टेंस पर है, वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर कोई फाइनाइट डिस्टेंस का हो तो आप इस फॉर्मूले को कैसे देखेंगे? जैसे ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अपर एंड एंड लोअर एंड से इस पर डालिए और यहाँ एंगल बनेगा आपका ये θ1 और ये θ2। तो इसे आप लिख सकते हैं जनरली E एट पॉइंट P x डायरेक्शन में, ये इधर जा रही होगी, तो ये बनेगा आपका k लैम्डा अपॉन r साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब इन दोनों फॉर्मूले में आप रिलेशन देखिए। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये जो एंगल है, ये एंगल ये जितना जितना ऊपर जाएगा ये एंगल अप होगा, और इनफाइनाइट लेंथ पर जाकर ये एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। इसी तरह से ये डाउन वाली लेंथ बहुत ज़्यादा नीचे डिस्टेंस पर हो तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 90 डिग्री। सो फॉर इनफाइनाइट लेंथ के लिए एंगल θ1 एंड एंगल θ2 विल टेक देयर वैल्यू इक्वलेंट टू 90 डिग्री एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इनफाइनाइट केस में अगर ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, θ1 एंड θ2, तो इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है 2, ये 2 आ जाता है आपके पास। इस फॉर्मूले का डेराइवेशन हम कूलॉम्स लॉ से कर सकते हैं, पर जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लासेस के लिए ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए ताकि आप 2 मिनट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो हम अब देखते हैं इस फॉर्मूले का डेराइवेशन कैसे आया। ये डेराइवेशन क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला जो आप कूलॉम्स लॉ से जो डेराइवेशन निकालेंगे ये IIT JEE एस्पायरेंट्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो सीखेंगे कि किस तरीके से कूलॉम्स लॉ से भी ये फार्मूला डेराइव किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। ये एक फाइनाइट लेंथ का हमने चार्ज लिया, लाइन चार्ज। इस लाइन चार्ज से ये r डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, एज यूजुअल हमारी जो प्रॉब्लम है। तो इसको करने की कुछ स्टेप्स होती हैं। स्टेप नंबर 1 में आप देखिए, स्टेप 1 क्या होती है? स्टेप 1, remember your target. तो our target is find electricity at this observation point, electric field intensity at this observation point. तो electric field intensity का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to k q upon r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमको इसी फॉर्मूले पर स्टिक करना है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। तो ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया इसका, इसकी लेंथ है dl, इस पर चार्ज है dq, और ये सिचुएटेड है l डिस्टेंस पर यहाँ से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। तो अब देखिए, हमने देखा चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होती है ये होती है चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो स्मॉल पार्ट का चार्ज होगा dq और स्मॉल पार्ट का चार्ज होगा dq इंटू लैम्डा इंटू dl। सो रिप्लेस दिस, तो रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला है दिस। तो स्मॉल पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी dE और स्मॉल पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी dE। उसके लिए ये E डिफरेंशियल पार्ट होगा स्मॉल, dq की वैल्यू आएगी आपके पास लैम्डा इंटू dl, तो ये लैम्डा इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला बनने जा रहा। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम मैथमेटिकल थोड़ा सा गेम देखेंगे, मैथमेटिकल प्ले। सो यहाँ पर आप यहाँ से ये एक लाइन डालें, ये R क्या है? ये R जो होगा इसको आपने R0 कह दिया, तो इसको आप जनरली R1 कह दो, और पाइथागोरस थ्योरम से आप इस R1 की डिस्टेंस निकाल सकते हो। R ये, तो ये क्या हो जाएगी? R डिस्टेंस जो हो जाती है ये होगी आपकी L स्क्वायर प्लस R0 का स्क्वायर। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एक ट्राइंगल भी आपको दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में आप जनरल रूल जो लेते हैं, ये PBP
अपॉन एच एच बी। अब ये हाइपोटेनियस है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये आर ई एल ई एम, ये लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट की डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, और ये हम लिख रहे हैं आर। सो अगर हम इस डिस्टेंस को, इस हाइपोटेनियस डिस्टेंस को इस बेस से रिलेट करना चाहें तो बेस और हाइपोटेनियस किससे रिलेटेड है, ये, और ये है आपका कॉस ऑफ थीटा। सो देखिए अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बेस क्या है, बेस है हमारे पास आर, और ये क्या है आर ई एल ई एम, ये एलिमेंट की डिस्टेंस है। सो ये आर ई एल ई एम क्या होगा, आर एल ई एम होगा आर अपॉन कॉस ऑफ थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सो ये कन्वर्ट हुआ आर सेक थीटा में। सो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या बन रहा है, वही बन रहा है डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर। ये आर है, ये एलिमेंट की डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, सो इसको लिख दिया ई एल ई एम स्क्वायर। पुट करें इसमें तो क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर सेक थीटा का स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर दे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि डी क्यू की वैल्यू आ रही है लैम्डा इंटू डी एल। सो ये फार्मूला बदल जाएगा के इंटू लैम्डा डी एल अपॉन आर सेक थीटा। स्क्वायर को ओपन कर दे तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। नाउ अगेन देखते हैं इसी ट्राइंगल में वही पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये लेंथ पैरामीटर को देखें तो यहाँ पर ये लेंथ है और ये लेंथ इस ट्राइंगल का है परपेंडिकुलर। तो क्या हम परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन देख पा रहे हैं? तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है ये बनता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर एल अपॉन बेस आर। सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू होगा आर टेन थीटा। अब हमें चाहिए डी एल, तो इसका करें डिफरेंशिएशन। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ लिखें डिफरेंशिएशन, और ये बच्चे अच्छे से जान पाएंगे जब डिफरेंशियल कैलकुलस कर लेंगे। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो पुट कर दें इसकी वैल्यू को यहाँ, तो पुट करें, तो पुट करते हैं तो ये बन रहा हमारे पास डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन, इसको मैं वापस यहीं लिख दे रहा हूँ, डी एल की ये जो वैल्यू आप डाल रहे हैं पुट कर दें इस वैल्यू को, तो ये बनेगा हमारे पास के लेमडा डी एल की वैल्यू होगी आर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। नाउ कैंसल दिस टर्म, you all can also cancel this r with this r, so we will get k lambda upon r। ये हुआ आपका DE। सो रिमेंबर इट, यहाँ पर ये DE है इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्मॉल पार्ट की, और ये DE आ रही है आपकी k lambda upon r। इसको यहाँ से रब कर देते हैं। नाउ ये तो हुआ अपर पार्ट में एक एलिमेंट, अगर सेम ऐसा ही एक एलिमेंट लोअर पार्ट में ले लें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी थी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पार्ट की होगी। तो इसको सपोज आप DE1 बोल दें तो ये क्या हो जाएगा, DE2 हो जाएगा।
सो ये एंगल जो है इसको सपोज 1 बोल दें तो इसको 2 बोल दें, तो ये एंगल हो जाएगा आपका θ1, ये एंगल होगा θ2। अब ये θ1 एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए आप इसको माइनस एंगल, नेगेटिव एंगल लिख सकते हैं। और ये θ2 एंगल अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसको आप प्लस θ2 लिख सकते हैं। सो अब ये यहाँ पर फिर वापस वेक्टर निकल रहे हैं, और इन वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, वेक्टर्स के लॉज से इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इनके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो इस DE1 के 2 कंपोनेंट निकालें, DE1 का x कंपोनेंट और ये हुआ DE1 का y कंपोनेंट। इसी तरह से आप DE2 के कंपोनेंट निकालें, तो ये हुआ DE2 का x कंपोनेंट और ये क्या निकल रहा है, DE2 का y कंपोनेंट। तो ये x कंपोनेंट में रिजल्टेंट क्या होगा, x कंपोनेंट्स का एडिशन होगा। एडिशन को आप कंटिन्यूस वे में किससे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन से। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि DE जो x डायरेक्शन है वो मिल रहा है DE cos थीटाज का इंटीग्रेशन, और y कंपोनेंट क्या मिल रहा है, y कंपोनेंट मिल रहा है आपका, ये x कंपोनेंट क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा cos वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट हो जाएगा sin वाला कंपोनेंट। सो DEy क्या मिल जाएगा आपको, DE sin थीटा। इन कंपोनेंट्स को देख लें आसानी से किस तरीके से बनते हैं। कंपोनेंट्स को हम वापस दिखा रहे हैं, पे अटेंशन देयर। ये है, अब सपोज ये एंगल है हमारे पास θ2, सो ये एंगल भी बनेगा आपका θ2। इट वाज DE, तो ये जो कंपोनेंट है आपका ये DE x कंपोनेंट हुआ और ये क्या होगा DEy। एक कंपोनेंट होता है साइन वाला, एक कंपोनेंट होता है कॉस वाला। कौन सा कंपोनेंट कॉस वाला बनता है, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट बनता है, तो ये हुआ cos θ2 और बचा हुआ क्या हो जाता है, sin थीटा वाला। इसी तरीके से नीचे वाला जो एंगल है θ1, इसके लिए आपके पास बनेगा DE1 और इसके भी 2 कंपोनेंट ले लें, तो ये DE1 था, ये एक कंपोनेंट होगा और ये दूसरा कंपोनेंट होगा। ये θ1 है तो ये एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल ये बनेगा आपका θ1। तो इसी लाइन वाला एंगल क्या होगा, ये है DE1 cos θ1 और ये ऊपर वाला एंगल क्या बनेगा, DE2 cos θ2। सो ये इंटीग्रेशन आ रहा है x डायरेक्शन में cos कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन और y डायरेक्शन में sin कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन। सो अब आप यहाँ से देख रहे हैं, इन पार्ट्स को ऊपर ले लेते हैं, तो ये हुआ DE x कंपोनेंट कर रहे हैं इंटीग्रेशन DE cos ऑफ थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, DE को आप बाहर निकाल लीजिए और cos थीटा का इंटीग्रेशन कर दें। cos थीटा का इंटीग्रेशन किया तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदलेगा DE की वैल्यू हमारे पास आ रही है k लैम्डा अपॉन r, cos थीटा का इंटीग्रेशन हुआ sin थीटा। कहाँ से कहाँ तक, -θ1 से +θ2 तक। इनकी वैल्यू को आप पुट करेंगे, तो पुट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है आपको k लैम्डा अपॉन r, पुट करें sin θ2 माइनस ऑफ sin -θ1। इसको आप देखेंगे k लैम्डा अपॉन r sin θ2 प्लस माइनस एंड माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस sin θ1। इसको आप रीअरेंज करके sin θ1 प्लस sin θ2 लिख सकते हैं।
सो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स डायरेक्शन में पार्ट आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r, यहाँ आएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये भी ठीक उसी तरीके से डिराइव होगा जिस तरीके से हमने देखा था। डिफरेंस केवल क्या है, डिफरेंस है साइन और cos का इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन वाली टर्म मिलेगी, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे वाई कंपोनेंट के लिए तो cos वाली टर्म मिलेगी। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलेस को स्टूडेंट्स को जनरली याद रखना चाहिए। अब ये हुआ स्ट्रेट वायर का। व्हाट विल हैपन इफ़ वी बेंड दिस वायर, तो अगर आप इस वायर को बेंड कर दो तो उसके फॉर्मूले क्या बनेंगे, तो इसके फॉर्मूले भी बिल्कुल यही होंगे, नो डाउट। ये पार्ट ये जाएगा, ये पार्ट ये जाएगा, इसके भी एक्स डायरेक्शन आ जाएगी ई एक्स और इसके भी आएंगे वाई डायरेक्शन ई वाई, और इनके फॉर्मूले भी सेम यही होंगे। अब नाउ रिमेंबर, अगर ये थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, से ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तब फिर ये वाली जो वाई वाली टर्म है ये रिजल्टेंट क्या देगी, 0 देगी। cos 30 में से cos 30 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो अगर ये एंगल्स इन केसेस में इक्वल हैं तो केवल x कंपोनेंट ही बचेगा, y कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस बात को रिमेंबर रखना चाहिए। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये है क्रॉस सेक्शन किसी भी आर्क का, तो इसको हम सेमी सर्कुलर आर्क भी बना सकते हैं, हाफ सर्कुलर आर्क भी बना सकते हैं। तो सपोज़ ये है एक सर्कल की बात करी आपने और ये करी, और हम केवल ये आर्क ले रहे हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी दिस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये। अब ये जो मिल रहा है आपको, ये एंगल कितना है टोटल, ये टोटल एंगल होता है 45 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल ये यहाँ से जब ये जाएगा तो ये 45 का हाफ हो जाएगा, ये एंगल भी 45 का हाफ हो जाएगा। तो इसके लिए आप वैल्यू क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या आएंगे, 45 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यूज़ पुट करके आप इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अगर आपसे पूछे कि यही लिया और ये आर्क हुई सेमी सर्कुलर आर्क, सो इसके लिए एंगल कितना होगा, ये एंगल है 45, ये एंगल है 45, इनका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, इनके बीच में। तो अब इस केस के लिए यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, इसके लिए भी 45 डिग्री। तो आर्क कैसा भी दे दिया जाए आपको बेंड करके वायर का, तो ये फॉर्मूले में आप जस्ट एंगल जितना कवर हो रहा है उन एंगल्स के वैल्यू डालें, न्यूमेरिकल आंसर निकाल सकते हैं।